नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज ये हमारा डे 15 है। इससे पहले 14 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मेंसुरेशन 3D हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बोर्ड मास कवर हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चल रहा है। ये सीरीज हर उस बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी जो रेलवे की तैयारी कर रहा है या फिर जो बच्चे स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SI की एग्जाम हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, जितनी भी आपकी स्टेट लेवल पर एग्जाम्स होती हैं, सबके अंदर ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। तो बेटर क्या रहेगा, आप इसके सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करें, प्लस में रिवीजन किया करें। हमारा आज डे 15 है। रेलवे एग्जाम का हमने टारगेट ये लिया है कि कंप्लीट जो सिलेबस आपका मैथ्स का, उसे हम लोग 90 डेज में कवर करें। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज उसका ये तीसरा दिन है। इसके आगे अगर जरूरी बात करें हम तो टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा सामने। वासु स्टडी IQ नाम से एक टेलीग्राम का चैनल बना रखा है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है। वैसे तो आप हमेशा ही हर शाम 6 बजे तैयार रहें स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। डेली बेसिस पर आपकी क्लास रहेगी, नॉन स्टॉप चलेगी ये आपकी क्लासेस 90 डेज। बीच में कोई भी आपका ब्रेक नहीं होगा, किसी भी दिन आपका हॉलीडे नहीं रहेगा। इसके अलावा इसके ऊपर आपको वासु स्टडी IQ जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर PDF भी मिलती हैं, इंपोर्टेंट आपको नोट्स भी मिलते हैं। अपनी जो PDF है वो कुछ स्पेशल टाइप की है। स्पेशल टाइप की कैसे भाई? क्वेश्चंस भी हैं जो आपको थ्योरी में यहाँ रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, वो थ्योरी भी उनमें आपको मिलती है। अच्छी बात यह है कि मान लो आपने क्लास 13 को अटेंड नहीं किया, PDF में जाएं, जहां क्लास 13 आपके सामने लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिक आप वीडियो क्लास में आ जाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये आप स्टूडेंट्स के लिए ही एक डाउट ग्रुप बनाया गया है। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी टाइप के डाउट्स हैं उन्हें पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का डे 15 क्वेश्चन नंबर 238, 237 सवाल अब तक हमने डील कर लिए हैं। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा, एक दुकानदार को एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वह वस्तु को 1000 रुपए में बेचे तो उसे दुगुना लाभ होता है। पहले वाली हानि से, जितनी पहले हानि हो रही थी उसके कंपैरिजन में जस्ट डबल लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पिछले सेशन में हमने इस पर बात की थी कि ये जब भी कभी इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता है तो लैंग्वेज रुपीज में भी हो सकती है और ये लैंग्वेज आपकी परसेंटेज में भी हो सकती है। यहां पर यह भी कह सकता था कि जितने प्रतिशत की हानि उसे 400 रुपए में बेचने पर होती है, उससे जस्ट डबल प्रॉफिट परसेंट होगा अगर वो उसे 1000 रुपए में बेच दे। तो आप यहां से एक सीधी सटीक बात ये समझते हैं कि 400 में बेचेगा लॉस होगा, 1000 में बेचेगा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये जो आपके पास दो रेंज दे रखी है, एक आपकी रेंज है 400 रुपए और एक आपकी वैल्यू है 1000। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट प्राइस एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं बीच में कॉस्ट प्राइस आपका एग्जिस्ट करेगा। अब जो ये बात कहना चाह रहा है उसको सटीक शब्दों में लिखें। अगर ये 400 में बेचता है तो मैं कहूं इसे X रुपए का नुकसान हुआ। अगर ये 1000 रुपए में बेचता है तो जितने का नुकसान था उससे जस्ट डबल का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपको 400 से 1000 तक जाना है। रीजन 400 और 1000 का अंतर कितना है, 600। 400 में अगर आप 600 जोड़ेंगे 1000 आएगा। 400 में अगर मैं X जोड़ दूं, X रुपए का नुकसान था, अगर मैं X जोड़ दूं तो क्रय मूल्य पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं क्रय मूल्य में 2X ऐड कर दूं तो मैं वापस से जो हमारा दूसरा विक्रय मूल्य है जिस पर लाभ हो रहा है उस पर पहुंच जाऊंगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अब आपने जोड़ा है 3X। किसके लिए भी? 400 से 1000 में जाने के लिए। असल में 400 से 1000 तक जाते हैं तो वैसे देखा जाए तो आपको 600 ऐड करना था।
x की यहां से जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो कितनी हो गई 200। आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कैसे भी निकाल दो भाई। 400 रुपए में उसने बेचा तो 200 रुपए का उसे नुकसान हुआ, तो क्रय मूल्य यहां से सीधे सीधे आप कह सकते थे कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 600 रुपए। आप यहां से भी डील कर सकते थे, अगर 1000 रुपए में बेचता है तो 2x का फायदा होता है, 2x मतलब 400, तो 1000 में से 400 घटाते तो भी आपका रिजल्ट क्या आ जाता 600। क्या आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं? बिल्कुल इसे माइंड में करना संभव है। रीजन क्या इसके पीछे, रेशियो आसान है, दूसरा जो डेटा दे रखा है वो आसान है। कैसे भाई 400 से 1000 तक कितना 600 का गैप, पहले 1 की हानि हो रही थी तो बाद में 2 का प्रॉफिट। 400 से 1000 तक जाएंगे तो 1 और 2 3, और वैसे देखोगे तो कितना है 600। 3 वैल्यू बताती है 600 को, 1 वैल्यू बताएगी 200 को, तो इसका मतलब 1 वैल्यू 200, ऊपर वाली अगर 2 लिखना चाहोगे 400। मैंने x हटा करके इस बात को एक्सप्लेन किया है। 1000 में से 400 घटा दोगे तो भी क्रय मूल्य आएगा, 400 में अगर आप 200 ऐड कर दोगे तो भी आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये इतने इजी लेवल के सवाल होते हैं, आप इन्हें एक बार तो प्रॉपर मैनर में समझें। देखो समझ सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फालतू बात नहीं करता, मैं आपको डराने की भी नहीं करता कि इस टाइप का लेवल आएगा, ये हो जाएगा, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर लो, ये कर लो। सिंपल है, देखो पढ़ना पड़ेगा लेकिन रिलेवेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो चीजें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हो, दूसरा आप ऐसे मेथड सीखते हो या फिर यूं कहें कि चीजों को समझते हैं जिससे आपको कोई फॉर्मूला ना रटना पड़े, कोई ट्रिक के चक्कर में आपको ना भागना पड़े कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें 20 है 30 है फॉर्मूले हैं, उनको ट्रिक का नाम दे दिया, आप उनके रटने के पीछे पड़े रहते हैं। अब वो रटे आपसे जाते नहीं है, कभी 10 रटते हो, कभी 15 रटते हो, हर बार फिर एग्जाम आ जाता है, फिर वही समस्या, सवाल छूट गए, सवाल नहीं हो रहे थे, समझ ही नहीं आया। तो रीजन क्या है, मैथ्स को रटे नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैथ्स को आज के टाइम में इतना तहस नहस कर रखा है। रीजन बच्चे की डिमांड है ये कि मुझे सवाल 5 सेकंड में करवा दो। 5 सेकंड में करवाओ नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा करो मुझे कि ये सवाल 5-5 सेकंड में खत्म कर देंगे, और उसके साथ मुझे ट्रिक बताते जाओ। फॉर्मूला तुम कहोगे तो मैं ये मान लूंगा कि टीचर भाई आता है, फॉर्मूले की बात कर रहा है, इसलिए हर जगह आपको एक ट्रिक दी जाती है, आप उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये आपने एक तरीके से खुद का और मैथ्स का कंप्लीट सत्यानाश कर रखा है। असल में देखा जाए अर्थमेटिक आपकी जस्ट कॉमन सेंस है कि सवाल को समझा, क्या क्या डेटा दे रखा था उसको अप्लाई किया, आपका रिजल्ट आ गया। कुछ चीजें आप देख रहे हो, हम लोग ऑलमोस्ट चीजें हैं वो माइंड में भी डील कर रहे हैं। तो रीजन क्या है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चा पहले सेशन से देख रहा है, मेरे ख्याल से उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। आप 90 डेज मुझे दीजिए, लगभग 100 घंटे या उससे ज्यादा का ये आपका टाइम रहेगा, यकीनन आपका स्कोर मैथ्स में रेलवे के अंदर 100% हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 239 में क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है और ऐसा करने पर कुछ हानि होती है। यदि वह 350 में बेचे तो उसे 5% ज्यादा हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल इतना आसान है कि 5% 50 को रिप्रेजेंट करता है, 10% 100 को करेगा, 100% 1000 को। सवाल इतना ही है, सोल्व हो गया, ऑप्शन बी आपका रिजल्ट आया। लेकिन आया कैसे, बात को अंडरस्टैंड करना। आपके पास है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एक बार क्या करता है, वो इसे 350 रुपए में बेचता है। 350 में बेचता है, उससे कुछ हानि होती है। एक बार वो क्या करता है, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा सा मैंने, 400 रुपए में बेचता है और उससे कुछ हानि होती है। 400 रुपए में उसने बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। अगले केस में वो क्या करता है, इसे 350 रुपए में बेच देता है, उसे 5% ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करना, यहां से अगर हम लोग समझें, यहां से अगर आप देखेंगे तो क्रय मूल्य में से क्या किया जाएगा भाई, हानि होगी तो हानि को घटाया जाएगा और आपका क्या आएगा, विक्रय मूल्य। यहां मैं मान लेता हूं कि x% का इसे नुकसान हुआ था। अगर मैं क्रय मूल्य में से x% घटा देता हूं, क्रय मूल्य का निकाल करके 400 रुपए आएंगे, इसका मतलब उसे यहां नुकसान हुआ। अगर मैं यहां से क्रय मूल्य में से अगर मैं कोई वैल्यू घटाता हूं जो मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे अगले केस में कितने रुपए मिलते हैं, 350।
इस केस में नुकसान कितने का हुआ भाई? जितना पहले हो रहा था उससे 5% ज्यादा। तो पहले x% का था, अब x + 5% का नुकसान होगा। अब कॉमन सेंस लगा करके देखें, असल में इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे कि इन दोनों का अंतर 50 रुपए साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है। यहां क्या किया है? क्रय मूल्य में से x% घटाया। यहां क्या किया है? क्रय मूल्य में से x + 5% घटाया। या यूं कहें कि यहां x% तो घटाता ही घटाता है क्रय मूल्य का, प्लस में क्रय मूल्य का 5% भी उसे घटाना पड़ रहा है। क्लियर? तो आप यहां से कह सकते हो असल में ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? 5% को। अंतर को अगर आप प्रतिशत में लिखना चाहेंगे तो ये वाली बात आपकी निकल के आएगी। चलो, क्रय मूल्य होता क्या है आपका? क्रय मूल्य 100% होता है। किससे गुणा किया? 20 से। इसको भी कर दो फिर 20 से। तो यहां से रिजल्ट आपका क्या आ गया? 1000 रुपीज। सवाल माइंड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करके भी बताया था, एक बार फिर से देख लो। देखो, पहले केस में हमेशा लाभ और हानि जो कुछ भी होगी क्रय मूल्य के हिसाब से उसको जोड़ा या घटाया जाएगा। क्रय मूल्य था x% की हानि हुई, क्रय मूल्य था x + 5% की हानि हुई। पहले केस में x% घटाया, अगले केस में x% और 5% दो चीजें घटाई। अगर आप x ही % घटाते तो किस पर आते? 400 पर। अगर आप 5% और घटा देते तो किस पर पहुंच जाते? 350 पर। तो असल में देखा जाए यहां पर दोनों चीजों का अंतर कितना है? 5%। और वैसे कितना है? 50। 5% को 100% बनाना है, किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 20 से। 50 को भी क्या कर दो? 20 से। 1000 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे देखो इस चीज को रट लेते हैं कि अंतर दिया होता है, ज्यादा वाली बात रहती है, कम वाली बात रहती है, इसकी इन दोनों के साथ तुलना की जाती है सीधे सीधे अंतर के साथ। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, चीजों को रटने की कोशिश ना करें। लैंग्वेज कभी भी चेंज हो सकती है इनकी। जैसे ही लैंग्वेज चेंज होगी आपका सवाल गलत होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे। रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक बार आपकी आ गई, बिल्कुल सवाल माइंड में हो रहा भाई, करके भी बताया है और आपको समझ भी आया होगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 240 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 240। सबसे पहला काम इसकी आप लैंग्वेज को पढ़ें। अगर सोल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो 240 में इसने क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे और 15 रुपए कम से बेचे तब इसे 30% का लाभ प्राप्त होता है वस्तु का क्रय मूल्य। नए पैटर्न का सवाल है तो स्टार डाल लेना भी, इंपॉर्टेंट भी है। डील करने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं। ये जब भी सवाल आते हैं तो पहले क्या करो, आप कुछ चीजों को अज्यूम कर दो। अज्यूम करने का फायदा क्या होगा भाई? जैसे एक्स वाई लेंगे तो थोड़ी सी समस्या है, और मैंने बार बार आपको ये कहा कि अगर आप एक्स और वाई मानते हैं वहां पर आप संख्या भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस हिसाब से आपने एक्स को मानकर सोल्व किया उसी हिसाब से संख्या के साथ मान करके सोल्व कर दो। लास्ट में कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन का यूज करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले मैं इस सवाल को आपको डिटेल में समझा देता हूं। डिटेल में देखना। एक आपका है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% होता है तो बेटर ये रहेगा हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लें। वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब यहां पर 100 का 20% क्या होगा भाई? 20 ही होगा। सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो क्या निकल के आ जाएगी? इस केस के अंदर 120 लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा? यदि वह इसे 10% सस्ता खरीदे, 10% सस्ता खरीदे, इसका मतलब 10 की ही कमी करनी होगी तो ये कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। क्लियर? और इसे 15 रुपए कम में बेचे, कंपैरिजन रुपए का तो बाद में करेंगे, इससे 30% का लाभ होता है। अब हमारा जो नया क्रय मूल्य है वो 90 रुपए है। लाभ कितने का हुआ है? 30% का। किस पर भाई? 90 पर। 90 का 30% निकालोगे तो 90 गुणा 30% बटा में 100, 0 से 0 को गायब कर देगा। 9 गुणा 3 27। ऐड करोगे यहां से तो कितने में बेचा इसने? 117 रुपए में। पहले कितने में बेचता था? 120 में। अब कितने में बेच रहा है? 117 में। क्या पूछ रहा? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब कर दो तुलना।
दोनों जो आपके विक्रय मूल्य हैं 120 और 117, दोनों का आपके पास जो अंतर है वो कितने का है भाई? 3 का। असल में देखो क्या कह रहा था, 15 रुपए कम बेचे, यहां 120 में, यहां 117 में, 3 कम में। 3 असल में किसको बता रहा है? 3 बता रहा है 15 रुपए को। रेशियो को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 आया। क्रय मूल्य आपका कितना है? 100, और यहां से मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो ये कितना आ जाएगा? 500 रुपए। ये तो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि सर क्रय मूल्य तो ये भी था, इसे क्यों नहीं निकाला? फिर 90 को 5 से गुणा कर देते, 450 आ जाता, इसे क्यों नहीं निकाला? एक बात बताओ मुझे, ये जो बात है क्या ये असल में क्रय मूल्य है? ये तो उसकी कंडीशन है, इफ केस है ये आपका, ये तो उसकी शर्त है। वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा। अगर वो 90 में खरीद के 117 में बेच दे तब ये होगा 30 रुपए का, 30% का लाभ होगा और यहां से इतने का अंतर क्रिएट होगा। असल में ये क्रय मूल्य नहीं है, ये सवाल की शर्त है। अगर ऐसा कर देता तो ये होता। बात नंबर 1, यहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसका मतलब असल में देखा जाए तो क्रय मूल्य ये है। कई बार सवाल में वो क्या क्या पूछ सकता है, बात को समझना। आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसा हमारे सवाल में पूछा। आपसे ये भी कह सकता है कि बताओ ये जो विक्रय मूल्य था पहले केस में, ये आपका कितना था। आपसे ये भी पूछ सकता है सवाल को घुमा करके, अगली बार वो इतने में बेचता है तो नया क्रय मूल्य आपका क्या होगा, तो ये नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपको ये भी कह सकता है कि अगर वस्तु को 30% लाभ पर बेचते तो क्या होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे, उसका 30% लेंगे, 130 को गुणा करते 5 से तो 650 रुपए आ जाता। अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। अब इस पैटर्न को देख करके आपको ये लग रहा है कि ये दिखने में टिपिकल है, तो देखना जरा एग्जाम में जब आप डील करेंगे तो इसमें सुधार करने हैं। अब जल्दबाजी नहीं बचानी है भाई आपको। कई बच्चे क्या है, नेक्स्ट मचा देते हैं। मुद्दा ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चा कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा है उसको भी ये समझ में आ जाए। क्लियर? तो कांस्टेबल के बच्चे को अलग से थोड़ा ना पढ़ाएंगे। रेलवे का एक पैटर्न है, स्टेट लेवल की सारी एग्जाम कवर होती हैं। इसका मतलब थोड़ा सा और बेसिक से उठा लो कि हर बच्चे को समझ में आना स्टार्ट हो जाए। इसलिए यहां पर आपको हर सवाल जो भी नया आता है उसको डिटेल में समझाया जाता है। फिर एक आपकी एग्जाम अप्रोच होती है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये पैटर्न प्रीफर करना है। अब एग्जाम में सुनो, एग्जाम में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3 जो बातें मैंने यहां पर लिखी हैं ये एकदम इजी होती हैं। कैसे? 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, 20 का लाभ, 10% कम में खरीदा। 100 के हिसाब से ये दोनों की दोनों चीजें बड़ी ही आसानी से निकल गई ना। चित्रकारी दौड़ना करोगे, सीपी हो गया, एसपी हो गया, 20 जोड़ा, 10 घटाया, 10% 10 होता, नहीं, इतना लिखा। इसका 30% जितना स्पीड से निकालोगे उतना आसान होगा। आसान वैल्यू है 90 गुणा 3, 90 गुणा 30 और ऊपर 30 है, 2 जीरो खत्म कर देगा, 27 ऐड करोगे 117। अंतर कितना का भाई? 3 का। 3 15 को बताता है, 5 से गुणा किया, 100 को 5 से कर दो 500। एग्जाम में इतना सा काम आपको करना था। कंपैरिजन सवाल का आसान है, तुरंत कर दिया। रिजल्ट लिखने की नीड है नहीं है, तुरंत का तुरंत आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपको क्या सुधार करने हैं यहां पर और कैसे इन सवालों की अंडरस्टैंडिंग जो है उसे डेवलप करनी है। 241 पर आ जाओ। पहले लैंग्वेज को रीड करें। सवाल का स्तर बढ़ाया है, इसी टाइप का सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा मान सकते हो इस सवाल की। देखना क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% सस्ता खरीदे, 10 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 18 सही 3/4% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब इस बार उसने इन चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्रय मूल्य था, पहले विक्रय मूल्य था, नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, 4 चीजें थी। कोई सी भी बात पूछ सकता है आपसे। चलिए भाई रिलेट करते हैं। सिंपल सा फंडा है अपना, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, लिखने की नीड नहीं थी। एक लाइन आपकी एकदम आसान होती है। क्रय मूल्य आपने 100 रुपए माना तो वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110।
यदि इसे 4% सस्ती खरीदे, 100 का 4% 4 होता है, कितने में खरीद ले भाई? 96 में। ये तीन चीजें आपकी हमेशा ही आसान होती हैं। 99% केसेस में मानो ये एकदम आसान ही आपको मिलेंगे। 18 से ही 3/4 निकालना इसका, 96 का। अब मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो 96 का मुझे निकालना है 96 का 18 3/4%। 18 गुणा 4 72 और 3 75 बटा में आपका 4 और ये गुणा के अंदर प्रतिशत की वजह से 100। 3 से कटा, 25 बार काटोगे, 4 से 4 गुणा 4 16 6 96। कितना आ गया भाई? 18। 18 इसमें आप ऐड करेंगे तो कितने में बेचा जाएगा? 114 में। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, डेटा आपने लिख दिया। इस पर्टिकुलर सवाल में बस इस पार्ट के अंदर कैलकुलेशन थी। ठीक, कंपेयर कर ले। ये क्या कह रहा है? 10 रुपए अधिक में बेचे। पहले 110 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है भाई? 114 में। तो आप क्या कह सकते हो? कितने ज्यादा में बेचा? 4 ज्यादा में। असल में 4 ज्यादा नहीं है, कितना है ये? 10 रुपए लिखा जा सकता है। आपसे क्या पूछ रहा है? नया विक्रय मूल्य 114, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां से देखो, आप अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी? 10 में 4 का डिवीजन करोगे 5/2। अगर आपको नीड है 114 की, 1 की वैल्यू आपने निकाल दी, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 57। 7 गुणा 5 35, 25 और 3 आपका 38। ये आपका यहां से क्या आ गया? रिजल्ट। कंपैरिजन वाला पार्ट अगर आपको लगे बहुत आसान है तो आप लिख करके ना करें, मेरी माने तो। अंतर आपको 4 दिख रहा था, 4 10 को बताता है। 1 की वैल्यू लोगे 10/4, 5/2 हो गया, लिखा जा सकता है। 114 को 5/2 से गुणा करना था। 114 में 2 का डिवीजन कर दो, 57। 57 गुणा 5 करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 385। 1 मिनट, गलत कर दिया भाई। 5 गुणा 25 और 3 28, 285। तो ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट। चलिए सवाल नंबर 242 पर मूव करते हैं। सेम वो का वही काम है, लैंग्वेज को रीड करो। अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 242 में देखना जरा, इसने क्या कहा? एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय कुल 10,000 रुपए में खरीदता है। प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेचता है, गाय को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यवसाय में उसे कुछ प्राप्त ना हुआ, मतलब ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में जो अंतर है वो कितना होगा? अब ये वैसे देखा जाए तो सवाल आपका मिक्सचर का भी बनता है। मिश्रण चैप्टर भी हमें पढ़ना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर का कैसे बना भाई? जिस हिसाब से दूध और पानी को मिक्स करके आपने कंबाइंड सॉल्यूशन बनाया, क्लियर है? जैसे वहां पर आप क्या करते हो? राइस लेते हो, चावल, एक की कीमत 15 रुपए प्रति किलो, दूसरे की कीमत 18 रुपए प्रति किलो, दोनों को मिला देते हो तो पैसे के हिसाब से चावल का डिस्ट्रीब्यूशन आपने 2 हिस्सों में कर दिया, दोनों को मिला दिया, मिश्रण बन गया। ऐसे ही किसी शहर की जनसंख्या होती है, उसमें कुछ पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं। दोनों को एक साथ अटैच करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो भी अपने आप में मिक्सचर है। तो सेम यहां पर भी बात ऑब्जर्व करना कि 5 तो आपके पास क्या है? घोड़े हैं, और यहां पर आपके पास 10 गायें हैं। तो ये भी अपने आप में क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है, घोड़े और गाय का मिक्सचर। ठीक है, ये आपके पास फीलिंग होगी। मिक्सचर की जो अप्रोच है वो कैसी होगी भाई, ये मिक्सचर में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता है तो इस सॉल्यूशन को कॉपी कर देना। दूसरा सॉल्यूशन मैं यहां पर और रखूंगा आपका। देखो 5 घोड़े हैं, हर एक को बेचा, कितने का लाभ हुआ? 15% का। तो यहां पर नीचे क्या आ गया भाई? 15%। हटा रहा हूं मैं, परसेंट नहीं लिखना। फिर देखना जरा, हर एक गाय पर 10% की हानि होती है, तो 10 गायों पर भी 10 ही % की होगी, एवरेज चलता रहता है ये तो ये 10। ऐसा करने पर हानि है तो माइनस लगेगा, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। अब क्या करते हो? क्रॉस में लेस करते हो, बड़े में से छोटे को।
15 में से 0 चला गया, आपके पास 15 बचा। ये बड़ी वैल्यू है, 0 में से माइनस करोगे -10 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10। कैंसिल आउट करोगे 5 से 2:3। क्या आया, उसने जितने भी यहां पर जो क्वांटिटी थी उनको 2 रुपए में खरीदा है, यहां जितने भी थे उनको 3 रुपए में खरीदा है। कुल उसका खर्चा कितना है भाई, 5 असल में किसको बता रहा है, आपका 10,000 रुपए को। किससे गुणा किया भाई आपने गुणा किया है 2000 से। तो इसका मतलब उसने घोड़े कितने में खरीदे, 2000 से गुणा करूंगा तो कितने हजार में, 4000 में। गाय उसने कितने में खरीदी भाई, 3 में, तो 2000 से गुणा करेंगे तो 6000 में। अब आपको क्या पूछा उसने, एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर। कितने घोड़े खरीद लिए भाई, 5। कितने में, 4000 में। एक घोड़े की कीमत बटा में कर दो 5। गाय कितनी खरीदी है उसने, 10। एक गाय की कीमत डिवीजन कर दो 10 का। ये इससे कट गया 600, ये 8 बार कट रहा 800। अंतर लेना है, 800 में से 600 चला गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका 200। तो ये तो अप्रोच होती है इस सवाल को मिक्सर के थ्रू डील करने की। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, रीजन सिर्फ इतना सा है कि मिक्सचर आपने अभी तक, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया है, हो सकता आपने पहले भी पढ़ रखा हो, तो इसी सवाल में देखना। दूसरा जो हमारा मेथड है, अब ये क्या है अपना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कैसे भाई, तो देखो आप ऐसा करो, एक घोड़े की कीमत क्या मान लो, h मान लो, लिखा जा सकता है, ठीक है। एक घोड़े की कीमत आपने क्या मान ली, h। घोड़े कितने हैं भाई आपके पास, कुल मिलाकर के 5। तो ये कीमत किसकी है, 5 घोड़ों की। फिर 10 आपके पास क्या है, गाय। एक गाय की कीमत आपने मान ली c, और 10 गायों की कीमत कितनी हो गई आपकी, 10 से। लिखा जा सकता है। ये घोड़ों का क्रय मूल्य है 5 का, ये 10 की 10 गाय है, उनका क्रय मूल्य है। अब देखो घोड़ों पर उसे लाभ कितना मिला, 5 घोड़ों पर हर एक पर 15% मिलेगा। इसका मतलब 5 पर एवरेज जो निकलता है वो 15%। 15% का इसे लाभ हुआ। सभी की सभी गाय की बात करें, एक गाय पर 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब सभी गायों पर भी उसे एवरेज जो लॉस है वो 10% का होगा। अब पूरे बिजनेस में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, इसका मतलब यहां उसने जितना फायदा कमाया यहां उसे उतना लॉस हो गया। इसका मतलब संख्या के मामले में ये दोनों चीजें आपकी इक्वल आएंगी। सोल्व कर दे, परसेंट से आपका परसेंट कट गया, हॉर्स अपोन में मैं लिखना चाह रहा हूं कब, 10 गुणा 10 आपका 100 हो गया, 15 गुणा 5 आपका 75 हो गया। 100 बटा में 75, 25 से काट दोगे 4/3। आपका मन करे तो आप यहीं की यहीं भी कटिंग कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकला भाई, एक घोड़े की जो कीमत आपने मानी थी वो 4 है, एक गाय की कीमत 3 है, और इन दोनों का आपके पास जो अंतर है घोड़े और गाय की कीमत का वो कितना है, 1। ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि असल में देखा जाए तो यहां पर ये अनुपात में 1 की वैल्यू क्या होती है। तो देखना, एक घोड़े को 4 में खरीदा, 5 घोड़ों को कितने में खरीदेगा भाई, 5 घोड़ों को खरीद लेगा 20 में। एक गाय को 3 में खरीदा, 10 गाय कितने में खरीद लेगा, ये 30 में। तो कुल मिलाकर के ये 50 में खरीद लेगा। 50 में ना खरीद कर इसने क्या कहा है आपसे, 10,000 रुपए में खरीदा। किससे गुणा किया भाई, नंबर्स को आसान करना है तो 0 से 0 काट दो, 5 को 1000 बनाए, इसका मतलब 200 से गुणा किया। किसकी वैल्यू, 1 की। यही तो आपको बतानी थी, क्योंकि अगर यहां अंतर 2 होता तो 2 का 200 से गुणा करते, 400 हो जाता। तो ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। काम असल में देखा जाए मिक्सचर का जो पैटर्न है, अगर आप गौर से देखेंगे, इक्वेशन के बाद आपका मिक्सचर का पैटर्न बनता है, मिक्सचर के पैटर्न से इक्वेशन नहीं बनती। ये आपका कॉमन सेंस है, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, तनाव ही खत्म हो जाएगा कंप्लीट। चलो भाई, सवाल नंबर 243 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, लैंग्वेज को रीड करना। देखो 243 में इसने क्या कहा कि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सबसे जरूरी बात यही होती है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें। सेलिंग प्राइस जो है वो हर केस में क्या आनी चाहिए भाई, आपकी इक्वल।
पहले पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तीसरे पर 25% की हानि हुई। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 60 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, विक्रय मूल्य तो तीनों का जो है वो सेम करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर उसे 60 की हानि हुई, इसका मतलब कुल विक्रय मूल्य भी निकालना है, कुल क्रय मूल्य भी निकालना है। एक बात और कही इसने कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य भी बताओ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से भी तुक्का मार रहे होंगे कि कहां पर जो सम है आपका 600 बन रहा है। ठीक है, ये वाहियात तरीका होता है सोल्व करने का इन सवालों को, ऑप्शन के थ्रू कहीं भी आपको तुक्के नहीं मारने। ठीक है, चलो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य भी चाहिए, विक्रय मूल्य को इक्वल भी करना है, डिफरेंस 60 का है। क्या करते, तो सिंपल है भाई, तीन वस्तुएं हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लो। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, 20% 1/5 होता है, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु खरीदी तो कितने में बेचोगे, 6 में। दूसरे केस में 10% की हानि हुई, 10% आपका 1/10 होता है, 10 रुपए में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, कितने में बेचोगे भाई, 9 में। तीसरे केस में क्या कहा, 25% की हानि, 25% आपका 1/4 होता है, 4 रुपए में अगर आपने खरीदा है आर्टिकल को तो कितने में बेचोगे, 3 में। शर्त यह है कि ये जो मामला है ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब आपस में हम लोगों ने क्या निकाले हैं, हमारे पास पहली वस्तु थी, हमारे पास दूसरी वस्तु थी और तीसरी वस्तु थी। हर एक आर्टिकल के लिए हमने जो बात परसेंटेज में दे रखी है उसको रेशियो में लिख लिया। शर्त यह है विक्रय मूल्य समान हो। क्या विक्रय मूल्य समान है, नहीं है। 6, 9 और 3 लघुत्तम लिया 18, इसका मतलब हम लोग सभी को 18 बना दे तो बेटर रहेगा। इसको अगर आप 18 बनाना चाहते हैं तो किससे गुणा करोगे भाई, 3 से। क्या 5:18 बात सूट करेगी, नहीं करेगी। रीजन क्या, मामला गलत हो जाएगा। कैसे, 5 में खरीदा, पहले 6 में बेचा, अब 5 में खरीद रहा, 18 में बेच रहा है, इसका मतलब 3 का इससे भी गुणा करो। रीजन क्या है, 15:18 ये बात लिखी जाएगी, फिर से सरल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5:6। इसका मतलब अगर दो संख्याएं अनुपात में है तो उन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना था, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना था। 3, 9 और 6 का लघुत्तम आपने देखा 18 आ रहा है, तो बेटर क्या रहेगा, छोटे से छोटा नंबर 18 बन रहा है, 18 बना लो। इसको 18 बनाना किससे गुणा करूं, 2 से, तो इसको भी तो 2 से करना पड़ेगा। इसको 18 बनाना है, 6 से गुणा करोगे तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा। तुलना कर लें जरा। इसने क्या कहा, कुल मिलाकर के जो हानि हुई है वो 60 रुपए की है। तो हानि का कंपैरिजन कब करोगे, जब आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, जब आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस में तो कोई दिमाग नहीं लगाना। 18, 18, 18 ये सीधे सीधे कितनी बन गई भी, 54। इसको देखना, 10 गुणा 2 20, 6 गुणा 4 आपका 24, 20 में 24 जोड़ा 44, 44 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 59। इसका मतलब उसने तीनों आर्टिकल को 59 में खरीदा, 54 में बेच दिया। कितने का कुल लॉस हुआ, इसे लॉस हुआ इसे 5 का। असल में ये 5 ना होकर के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 रुपए को। 5 को 60 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो भाई ऐसा करो, हर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जैसे यहां 12 से गुणा किया, रेशियो की चीजें थी, ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ता है। 5 गुणा 3 को 12 से करोगे तो 12 गुणा 5 60 गुणा 3 आपका हो गया 180। 12 गुणा 10 120 गुणा 2 240। फिर देखना यहां से 12 गुणा 6 72, 72 को 4 से करोगे, 70 को 4 से करते हो, 7 गुणा 4 280, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, तो ये कितना आ जाएगा 288। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो आपको ये वाला काम सीपीएसपी लिखने की नीड नहीं थी। पहली बात, इसको अवॉइड कर दो, उसकी भी नीड नहीं थी। यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर्टिकल लिखने की भी नीड नहीं थी। बचा हुआ पार्ट बिल्कुल आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सटीक समाधान इसका बनता नहीं है, जैसा इसने सवाल पूछा है। चलिए भाई 244 की बात करें। ये सवाल मेरे ख्याल से रिपीट हुआ लग रहा है, देख लेते हैं। रिपीट हो गया होगा शायद, मेरे ख्याल से ये
पढ़ाते हुए जितना भी टाइम हुआ है, दूसरा या तीसरा सवाल होगा जो रिपीट हुआ है। पढ़ाते हुए का मतलब ये हो गया जब से मैं पढ़ा रहा हूं स्टडी IQ पर, तब से। रेलवे की सीरीज में शायद ये पहला सवाल है जो दूसरी बार अपना रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार ध्यान नहीं रह पाता। देखना, इसने क्या कहा, यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। सॉरी, विक्रय मूल्य को किससे गुणा करें। सिंपल सी बात है, देखो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य CP मान लिया, 20% का लॉस है, पीछे करवा चुका हूं इसको। क्रय मूल्य के 80% पर बेचेगा जो क्या है 4/5, बराबर में क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। चाहिए क्या भाई आपको, सेलिंग प्राइस को किससे गुणा करें कि कॉस्ट प्राइस आ जाए। CP पड़ा रहने दो, SP पड़ा रहने दो, ये उधर जाएगा तो 5 ऊपर 4 नीचे। या फिर ऐसा यहां का यहां अंडरस्टैंड कर सकते थे कि इधर हमें सिर्फ CP रखना है, 5/4 से गुणा किया, ये कट गया, ये 5/4 मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, ये तो सवाल पीछे हो चुका था, रिपीट हो गया है। चलिए 245 की बात कर लेते हैं। 245 देखो, इसने क्या कहा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, पहले पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है, पूरे व्यवसाय में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका एक तो क्या है कि ये कॉमन सा पैटर्न है कि बच्चे याद कर लेते हैं x² डिवाइड बाई 100%, और ये हमेशा ही क्या निकल के आता है, लॉस। अब ध्यान यहां रखना, कब, जब आपकी CP जो है वो इक्वल है। अगर इसी सवाल में कह देता आपकी जब आपकी SP इक्वल होती है तब ये वाली बात आप फॉलो करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी CP इक्वल है और एक बार X% प्रॉफिट पर बेच रहा है, एक बार X% लॉस पर बेच रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब पहले तो मैं आपकी ये बात क्लियर कर देता हूं कि ठीक है, इस पैटर्न में कोई बुराई नहीं है, ये इतना कॉमन पैटर्न है कि इस बच्चे को ये वैसे ही ध्यान रहता है। ठीक है, कहां से आया है, जहां पर देखा था ना X% की वृद्धि हो रही है, X% की आपकी कमी हो रही है, उसके साथ ये वाली बात वैसे जस्टिफाई करती है। सिर्फ एक ही जगह पर, उस फॉर्मूले से भी आप अप्लाई करके निकालोगे, लेकिन सिर्फ एक ही जगह वो फॉर्मूला अप्लाई होता है जब X और Y की वैल्यू आपकी सेम होती है। एक दो एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या कर रखा था, सवाल पूछा, बच्चा क्या रहता है जनरली, एक तो रटे रटाए पैटर्न पर बहुत चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं बिल्कुल इसको हर एग्जाम के अंदर पूछने की कोशिश करता, लेकिन किस शर्त के साथ कि जब कॉस्ट प्राइस सेम है। रीजन, बच्चा देखता 10% लाभ 10% हानि, 10 का स्क्वायर बटा में 100, 1% की हानि होगी, टिक मारा, पहला ही ऑप्शन रखो। भविष्य में ध्यान रखना, अगर कॉस्ट प्राइस आपकी इक्वल है, दोनों ही चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी इक्वल है, 10% का लाभ 10% की हानि, उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे हुआ, आओ समझते हैं। इस सवाल को तो देखो ऐसा कर लो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, CP वर्सेज SP को टारगेट कर लो, 10% का लाभ, वस्तु को 10 में खरीदा 11 में बेचा, दूसरे केस में वस्तु को 10 में खरीदा और 9 में बेचा। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये था, इससे आपका तुरंत आ जाता है, सीधे सवाल पढ़ा और टिक मार दिया। ठीक है, समझना चाहते हो तो देखना, SP यहां पर इक्वल है तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को किससे गुणा कर दें, 11 और 9 का एलसीएम 99 होता है, तो नीचे वाला 9 ऊपर चला गया, ऊपर वाला 11 नीचे आ गया, 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 9 99 हो गया। क्रय मूल्य की अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में आया 90 बना, 11 इधर मल्टीप्लाई में आया 110, 110 में इसे खरीदा है, 90 रुपए में इसे खरीदा है, दोनों को मिलाकर कितने में खरीद लिया, 200 में। इसे 99 में बेचा, इसे 99 में बेचा, तो असल में कितने में बेच दिया इसने, 198 में, दोनों का एडिशन किया। अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो यहां पर ये 100 बनेगा, यहां पर ये 99 बनेगा, कितने का भाई लॉस, 1 का, 1 का किस पर, 100 पर, तो 1% का यहां पर क्या आ गया, लॉस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्रय मूल्य समान होता तो आप क्या कहते भाई, अगर क्रय मूल्य समान होता, 10 रुपए की वस्तु पहले केस में 11 में बेची जाती, अगले केस में 10 रुपए की वस्तु 9 में बेची जाती। रीजन 10% के हिसाब से हम ऐसे ही फ्रैक्शन बनाते हैं। क्रय मूल्य दोनों का समान है,
दोनों का अगर आप ऊपर नीचे एडिशन करते हैं तो दोनों वस्तुएं आपने 20 में खरीदी और दोनों वस्तुएं आपने 20 में बेच दी, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ध्यान रखना कई बार क्या होता है, जो सवाल एकदम नकली कैटेगरी का होता है, अगर एग्जामिनर वहां पर खुद का दिमाग लगाना चाहे तो बिल्कुल आपको आते आते ये सवाल गलत करवा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्या पता आपको इसी बार पेपर में ये बात मिल जाए। 10% 10% आपको दिया, पहला ऑप्शन -1% है, डी ऑप्शन में 3% की जगह 0% डाल देता और क्या कहता, क्रय मूल्य समान है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ तो ये है कि उसे पता नहीं होता। देखो ये सारा का सारा इतनी चीजें मैं क्यों बना पाता हूं, रीजन ये है कि पहले तो थोड़ा सा सोचते हैं, और सोचने से भी ज्यादा जरूरी है कि अपने देश में होने वाली अलग अलग जो फेमस एग्जाम है उनके तो पेपर देखो ही देखो। इसके अलावा भी और स्टेट लेवल की एग्जाम होती है जिनका स्तर थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, पेपर से एक बार आप गो थ्रू होते हैं तो इतने में आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर सवाल है, ये यहां से इसने उठाया। वही चीजें हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट में जैसे ही डालते हैं, स्टूडेंट वो की वो गड़बड़ करता है, तो फिर क्या करते हैं, पढ़ाते टाइम आपको बताया जाता है कि देखो ये संभावना बनती है, एग्जामिनर ऐसा आपके साथ गेम कर सकता है। तो ये ना हो कि आप सेंटर पर निकल के आए, बाहर आप खुश थे और कोई कह रहा था कि वो सवाल तो ऐसा था। वो दुख होता है जब आते आते सवाल गलत हो जाए। चलिए 246 की तरफ मूव करते हैं। स्टार लगा लेना भाई इस वाली बात को, 246। इसी पैटर्न पर पूछा गया फिर से एक सवाल है। एसएससी में कई बार ये पैटर्न रिपीट हो चुका है। देखना इसमें क्या कह रहा है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। मकान पर 20% की हानि, दुकान पर 20% का लाभ रहा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलो ये इसके आगे वाला जो सवाल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये तो फिर इजी सवाल हो गया। पहली बात तो देखना यहां चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं, रिजल्ट परसेंट में मांग रहा है, तो 12,000 रुपए का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते थे कि यहां हमेशा ही लॉस होता है। लॉस कितना, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, ये हमेशा ही लॉस आता है। 20 का स्क्वायर 400, 100 का डिवीजन करोगे तो 4%, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये तरीका बिल्कुल आप सीख लेना भाई, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रीजन ये है कि रेशियो वाले मेथड से हम लोग करते हैं तो हमारा टाइम किल होता है। हालांकि थोड़ी सी समझदारी आप लोग दिखा दें कि एक बार 5 से 6 में बेचा, एक बार 5 से 4 में बेचा, ये 4 का गुणा इधर होगा, ये इसका इधर होगा, तो 6 गुणा 4 24, 24 आपका 48 बनेगा, 5 4 20, 6 5 30, ये 50 बन गया। इसको 100 बनाओगे तो ये 96 बन गया, 4% का लॉस होगा। ठीक है, संभावनाएं बहुत सारी हैं, इसलिए मैं ये चैलेंज नहीं करता। मेरे ख्याल से ये पहला इस टाइप का फॉर्मूला होगा अर्थमेटिक में जहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि मस्ट है, ये तरीका आप ध्यान रख लो। रीजन क्या है, इससे सवाल आपका तुरंत होगा। इसको ऐसे भी करोगे तो भी आपका टाइम लगेगा, तरीका ये भी आना चाहिए। लेकिन ध्यान आप ये रखेंगे कौन से केस के लिए है भैया, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही केसेस में सेम हो और सेलिंग प्राइस भी आपकी सेम हो। सवाल नंबर 247 की तरफ मूव करते हैं। ये वो सवाल आ गया, देखो 247। स्टार लगा लेना इस सवाल के भी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे होते हैं, कहां होते हैं, देखना। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। मकान को भी 1 लाख में बेचेगा, दुकान को भी 1 लाख में बेचेगा। मकान पर 20% की हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ होता है, कुल सौदे का परिणाम। एक बात आपको पता है कि अभी अभी हमने सीखी 20 का स्क्वायर बटा में 100, 4% का लॉस होगा ही होगा, लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है ये किस पर हुआ है, ये टोटल पर लॉस हुआ है। इसका मतलब अगर आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए, तो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितनी, 96। ठीक है, अब यहां बच्चा क्या करता है, कंपेयर करने में गड़बड़ करता है।
इतना सब कुछ आपको दिख रहा है। 100 रुपए में खरीदा, 96 में बेचा, लॉस कितने का? 4 का। इस 4 की वैल्यू रुपए में आपसे पूछ रहा है। इतना ही कहा, सौदे का कुल परिणाम रहा कि गेन हो गया, लॉस हो गया, नो लॉस नो गेन हो गया। स्टूडेंट क्या कंपैरिजन करता है कि 100 रुपए में चीज खरीदी, 96 में बेची, तो जो 96 है वो किसको बता रहा है? 1 लाख को। 1 लाख को नहीं बता रहा भाई, बात को समझो। पूरे सौदे पर अगर आपसे पूछता क्या रिजल्ट रहा, ऑल ओवर जितना भी आपका बिजनेस हुआ, दुकान भी बेची आपने, मकान भी बेचा, ऑल ओवर आपको 4% का यहां पर नुकसान हुआ। 4% से आप क्या समझते हैं? 4% नुकसान से क्या समझते हैं? 100 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी जाएगी तो 96 रुपए में उसे बेचा जाएगा, तो 4 का नुकसान हो गया। लेकिन किस पर? ऑल ओवर की बात कर रहा है। तो यहां से एक बात ऑब्जर्व करो, 96 रुपए विक्रय मूल्य है, लेकिन 96 रुपए किसको बताता है? पूरे बिजनेस की सेलिंग प्राइस को। 1 लाख का मकान, 1 लाख की दुकान। तो इसका मतलब यहां पर कुल मिलाकर के जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 2 लाख है। यहां अगर आप गड़बड़ करते हो तो इस चीज का सुधार कर लेना। रीजन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ऑल ओवर बिजनेस पर 4% का नुकसान है। इसका मतलब मकान और दुकान की कुल कीमत 100 रुपए है, तो मकान और दुकान को कुल 96 में बेचेगा। कुल विक्रय मूल्य वैसे 2 लाख है, 96 की वैल्यू। अब देखना, 1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी भाई? 2 लाख में डिवीजन कर दो 96 का, और आपको अगर यहां 4 की वैल्यू चाहिए तो 4 से गुणा कर दो। कितनी बार कटा? 24, 4, 96। इससे इसको काटोगे तो 1/12 लाख। ये रिजल्ट आ गया। एग्जामिनर यहां पर समझदार भी हो सकता है, वो सिर्फ 1 लाख डाल दे यहां पर, मतलब वो सोचे कि स्टूडेंट 1 लाख लेकर के सवाल करेगा, ऑप्शन 1/24 आएगा, तो इसने रख भी रखा आपके सामने। तो यहां इस पर्टिकुलर पार्ट में एक गड़बड़ हो सकती है। नहीं करते हैं इस टाइप की एरर, बहुत अच्छी बात है। अगर करते हैं तो इस एरर का जरूर आप समाधान करना कि कंपैरिजन 2 लाख से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 248 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, 248। लैंग्वेज को रीड करें। इजी कैटेगरी का सवाल है, मतलब जिस टाइप के हमने सवाल कर रखे हैं उन्हीं से मिलता जुलता है। देखना क्या कहा, 2 घड़ी हैं, 2 वॉचेस के विक्रय मूल्य बराबर है। एक को 15% हानि पर बेचा गया, दूसरी को 19% लाभ पर बेचा गया। दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 720 है, तो 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? देखना जरा, 15% का मतलब, अगर 15% का मतलब नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे? 15/100। 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार। माइंड में भी काट सकते थे। पहली वॉच और दूसरी वॉच, कॉस्ट प्राइस आपकी और आपकी सेलिंग प्राइस। पहली घड़ी को 15% हानि पर बेचा, इसका मतलब 20 रुपए में खरीदा होगा तो कितने में बेचा होगा भी? 3 की हानि, 17 में। दूसरी को लाभ पर बेचा, 19%। 19% को तो 100 पर ही निकालना पड़ेगा, और तो कोई फ्रैक्शन नहीं बनता। तो 100 रुपए में खरीद लिया, इसका मतलब 119 में बेचेगा। शर्त क्या है भाई? विक्रय मूल्य बराबर। इसका मतलब ये शर्त है इसकी कि जो सेलिंग प्राइस आपकी उसे इक्वल करो। 17 और 119 का एलसीएम अगर आप लोगे, एलसीएम को छोड़ो, आप कॉमन सेंस लगाओ। 119 को 17 बनाना संभव नहीं है, लेकिन 17 को अगर आप 7 से गुणा कर देते हैं, इसे भी करना पड़ेगा। 7 से जैसे ही आप गुणा कर देंगे ये 119 बन जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल होने की कंडीशन जस्टिफाई हो गई। रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों ही तरफ गुणा किया था, चाहे तो आप काट सकते हैं। अब आ जाओ दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस। 140 इसकी और 100 इसकी आपकी, 7 गुणा 20, 140। कुल क्रय मूल्य कितना है? 240। असल में देखा जाए 240 किसको बताता है? 720 रुपए को। किससे गुणा किया भाई? 24 को 3 से कर दो, 72। 0 दोनों के साथ ही है। अब आपसे क्या पूछा? 15% हानि पर बेची गई घड़ी। एक सवाल तो यह था कि भाई 15% हानि पर पहली घड़ी बेच रहा है,
एक सवाल ये भी हो सकता है कि 15% सॉरी 19% लाभ पर जो घड़ी बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये कई टाइप की आपकी अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। यहां से देखना जरा, 140 क्रय मूल्य है, 3 से गुणा करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई हमारा 420 रुपए। 420 रुपए ऑप्शन में नहीं है, तो 15% हानि यही होगा। चलो देख लेना भाई, इसको करेक्ट कर देना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रही है। ये आपका 3/20 हो जाएगा। 20 की चीज 17 में, 100 की चीज 119 में, 7 से आपने गुणा कर दिया यहां पर, ठीक है। और यहां से फिर आप मल्टीप्लाई करें, दोनों का एडिशन करेंगे, 240 720 को बता रहा, 3 का गुणा 140, ठीक है। 14 गुणा 3 42, करेक्ट। अभी मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी फिर भी मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं हो सकता है कोई ऐसा पार्ट मिस कर रहा हूं मैं जो आपके पकड़ में आ रहा हूं। चलिए भाई 249 पर, बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई कैलकुलेशन की एरर लग नहीं रही है, कोई बड़ा सवाल तो ये है नहीं। 249 की अगर हम लोग बात करें यहां से तो देखना, टू 249 में देखना, इसने क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य में 32 रुपए जोड़ दे, विक्रय मूल्य में 12 रुपए जोड़ दे, तो लाभ कितना होगा 10% वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। ये वो सवाल है जो आपको मैंने सिखाए हैं कि एक इक्वेशन बनाओ, और एक इक्वेशन का मतलब है ये वाली इक्वेशन आपकी एक ही लाइन में बनेगी और सीधे सीधे इनका समाधान हो जाएगा। कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलना। मान लिया कि वस्तु का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, वास्तविक क्रय मूल्य है, वो कितना है, वास्तविक क्रय मूल्य आपका x रुपए, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा भाई 50% पर। तो इसका मतलब इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, x का 150%, 150 में 150 बटे 100 करोगे, 50 से कट के 3/2, ये क्या है क्रय मूल्य, ये उसी वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य। अब क्या कहा, क्रय मूल्य में 32 जोड़ दें, कॉस्ट प्राइस में आप 32 ऐड कर दो, ये नई कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य में क्या करें 12 जोड़ दें, सेलिंग प्राइस में आप ऐड कर दो 12, नई सेलिंग प्राइस आगे। अब क्या कह रहा है, अब इस केस में ये नया क्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य, 10% का लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य का आप 110% निकालो, कितना होता है 11/10, तो वो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका ये हो गया। सरल कर लेते हैं, देखना, सॉरी ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं भाई, पहले तो हिसाब कर लें x का, 11 को आप गुणा करेंगे इधर, x से 11x बनेगा, 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x गुणा 3/2 से, 2 से ये कटेगा आपका 10 के साथ 5 बार, 5 गुणा 3 15, इधर 15x बनेगा, इधर 11x बनेगा, ये 11x इधर चला जाएगा राइट साइड में, 15x में से लेस होकर 4x। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, एक बार के लिए एक लाइन और लिख दे, फिर सोल्व कर ले। बाकी अगर ये बात पकड़ में आ रही है बहुत अच्छी बात है। अब कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं। देखो 11 को 32 से गुणा करोगे, 11 से गुणा करना आपको सिखाया है, पहले क्या आएगा 2, फिर 3 2 5 और आपका 3 आ गया। 10 का गुणा करोगे 12 के साथ 120, इधर आ जाएगा माइनस का 120, सरल कर ले। इसके बाद 120 चला गया, यहां से आपके पास 2 बचा, यहां से आपके पास 3 बचा, और यहां से आपके पास फिर से 2 बचा, 232, 4x, 4 से जब आप काटेंगे तो 5 बार कैंसिल आउट हो गया, और ये 8 बार कैंसिल आउट हो गया। असल में आपसे क्या पूछा था, वास्तविक क्रय मूल्य, यही तो लेकर चल रहे थे। ये लो आपका यहां से बन गया रिजल्ट। तो असल में ये एक लाइन की आपकी इक्वेशन बनती है। अब इसे कौन कितने बेहतर ढंग से करता है ये आप पर सारा का सारा मामला डिपेंड है, लेकिन इसके अलावा रेशियो के चक्कर में इन सवालों में नहीं फंसना। जहां मुझे नीड होती है, जैसे आज के सेशन में एक जगह हमने रेशियो काम में लिया, लेकिन उसका भी मैंने रीजन बताया कि अगर रेशियो काम में नहीं लेंगे तो अलग अलग जो क्रय मूल्य निकल रहा था वो निकालना लास्ट में चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर 250 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250।
लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले तो आप। टू 250 में देखना जरा इसने आपसे क्या कहा। इसने कहा ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर, सी ने डी को 25% लाभ पर, डी ने वस्तु को 5400 में खरीदा, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ए का क्रय मूल्य आप ए रुपए मान लो, ठीक। ये क्या है, ये सेम वैसे ही सवाल है जैसे हमने परसेंटेज में भी किए थे कि किसी शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती है, लगातार घटती है, कभी बढ़ गई कभी घट गई। तो ये मामला सारा का सारा सक्सेसिव में चलता है। सक्सेसिव के अंदर बेटर क्या रहेगा, आप वन लाइन वाला जो पैटर्न है आप उसे प्रीफर करें, ठीक है। रेशो वाला जो तरीका होता है, हालांकि मैंने वहां भी बना के बताया था कि असल में ये जो आपका मेथड था वन लाइन वाला, इसी से रेशो को डेवलप किया गया। रेशो को जब आप लिखते हैं और फिर सोल्व करते हैं तो आपका ज्यादा टाइम किल होता है कंपैरिजन में किसके, वन लाइन अप्रोच के, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि ऐसे सवालों में ये तरीका प्रीफर करें। देखो ए ने ए रुपए में खरीद लिया, 20% लाभ पर बेचा, ए का 120% निकालोगे कितना होगा भाई, 6/5। इन चीजों पर काम कर चुके हैं। ये किसको बताता है, ये बताता है ए का विक्रय मूल्य और बी का क्रय मूल्य। बी क्या करेगा, बी की खरीदने की रेट है 10% हानि पर, इसका 90%, तो क्या लिख दूं मैं, 9/10। अब ये पूरी रेट है, इसको हटा रहा हूं क्योंकि इनको लिखने की नीड नहीं होती एग्जाम में। ये पूरी रेट बी के लिए सेलिंग प्राइस है बट सी के लिए कॉस्ट प्राइस है। सी ने इतने में खरीद लिया, 25% का लाभ, इसका मतलब इस कीमत का 125%। क्या लिखोगे भाई, 5/4। तो ये क्या है, सी की सेलिंग प्राइस है और डी की कॉस्ट प्राइस है। डी की कॉस्ट प्राइस है तो इसका मतलब ये 5400 है। सरल करते हैं भाई, सरल करोगे तो देखना 9 × 6 54 से 54 कट गया, 5 से आपका 5 कट गया। ए की वैल्यू आप निकालेंगे, ये 1 0 2 0 3 0 और 4, तो इसका मतलब रिजल्ट आपका क्या आ गया, 4000। वन लाइन अप्रोच प्रीफर करनी है। कुछ बच्चे ऐसे प्रीफर करते हैं, क्या लिखना, 5 रुपए की वस्तु 6 में चली गई, 10 रुपए की वस्तु 9 में चली गई, 4 रुपए की वस्तु 5 में चली गई। जो लेफ्ट का राइट में कट रहा है उसको काट दो और फिर यहां से कंपेयर कर दोगे, 40 की वस्तु 54 रुपए में चली गई। 5400 को बताता है, 4000 को बताता है। तो ये जो लिखने वाली जो अप्रोच है और फिर इसमें कैंसिल आउट करने में हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कई बार डेटा थोड़ा उलझा करके दे देता है, तो वहां समस्या पैदा होती है। इस पैटर्न का रिप्रेजेंटेशन खराब होता है, इस वजह से जब हमारे पास कोई समाधान नहीं बचता तब हम इसे प्रीफर करते हैं। अदरवाइज हमेशा वन लाइन अप्रोच को प्रीफर करना, सीधे सीधे दिमाग में चली जाएगी, जो चीजें कट रही होंगी वो आपको साफ साफ दिख जाएंगी। रीजन क्या है, यहां पहले आप रेशियो को कट करके सोल्व करोगे, बट इसमें एक वैल्यू कट करने के लिए और शामिल हो गई, ओरिजिनल वैल्यू, जो इसे सोल्व करने में इजी कर देता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 251 की बात करें। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझा दूं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, रेलवे में वैसे उम्मीद तो नहीं है, बाकी क्या पता वो लोग सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करके आपसे पूछ लें। पहले तो सवाल को 1-2 बार पढ़ो, रीडिंग इंपॉर्टेंट है इस सवाल की, अंडरस्टैंड करोगे उसके बाद इसका समाधान करना इजी होगा। देखना जरा इसने क्या कहा कि आयकर की जो दर है उसमें 19% की वृद्धि होने से शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां से देखना जरा असल में होता क्या है। मान लो किसी आदमी ने कुछ पैसा कमाया, ये उसकी हो गई इनकम। अब पैसा क्या होगा, कुछ हिस्सा इसका किस में चला जाएगा, टैक्स में, और बचा हुआ इसके पास जो हिस्सा होगा ये इसकी नेट इनकम होगी। मान लो मैं हर साल 50 लाख रुपए कमाता हूं, सरकार मुझसे कहती है कि आप 6 लाख रुपए टैक्स में दे दो, तो जो पीछे जो पैसे बचे मेरे पास 42 लाख रुपए, ये मेरी क्या है,
नेट इनकम, ये मैंने क्या दिया, टैक्स दिया, ये क्या थी, मेरी इनकम थी। ठीक है, तो यहां पर भी सेम टू सेम वही बात आपकी चल रही है। आप क्या कह सकते हैं, इनकम जो है आपकी वो इक्वल में किसकी होगी भाई, टैक्स प्लस आपकी नेट इनकम। आपने जितने भी पैसे कमाए उसका एक हिस्सा टैक्स में चला गया, बचा हुआ हिस्सा आपकी नेट इनकम। अब देखना, इसने क्या आपको कहीं ऐसा कहा कि इसकी टोटल इनकम चेंज हुई है, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब इसके ऊपर तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो आपकी फिक्स है। चेंज किसमें हुआ, जो आप आयकर पे कर रहे थे, जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, 19% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब आप टी रुपए पे कर रहे थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टी का 19% पे करना पड़ेगा। ये क्या है, नया टैक्स। पहले आप टी पे करते थे, अब आपको टी का 19% और पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इस सवाल में अगर कंफ्यूजन हो तो आयकर की दर जो शब्द है उसको हटा देना, आयकर में 19% की वृद्धि कर देना। ठीक है, कि जो इनकम टैक्स आप जितना पहले दे रहे थे उसका 19% आप और पे करेंगे। चलो, दूसरा, ये पैसा आपने दिया कहां से, टोटल इनकम तो आपकी फिक्स थी। इसका मतलब जैसे ही रेट बढ़ी होगी तो क्या किया गया होगा, यहां से पैसा निकाला और इस वाले पार्ट में डाल दिया। इसका मतलब आपकी जो नेट इनकम जितनी भी थी वो कितनी हो गई, 1% कम हो गई। सवाल को फिर से समझ आना जरूरी है। असल में चल क्या रहा था, आप आई रुपए कमाते थे, टी रुपए आपके टैक्स में जाते थे, आपकी जेब में जो पैसा था वो था एन रुपए। टोटल इनकम ये आपका टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो बचा आपके पास नेट इनकम। मान लो मैंने 50 लाख रुपए कमाए, 6 लाख सरकार को दे दिए, मेरे जेब में 42 लाख रुपए बचे, तो ये नेट इनकम, ये टैक्स और ये आपकी इनकम। आयकर जो है वो कितना बढ़ गया, 19%। इसका मतलब ये हुआ, पूरे सवाल की लैंग्वेज आपने पढ़ी, आपको कहीं भी ऐसा उसने नहीं कहा कि जो इस इंसान की टोटल इनकम है वो कम या ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये पार्ट तो फिक्स है। तो ये चेंज क्यों आया, हो सकता है भाई सरकार कह दे कि अब हमारी इकोनॉमी है वो डाउन चल रही है, हम टैक्स है वो बढ़ाएंगे। आप 10 लाख रुपए पहले कमा रहे थे, 10 लाख ही अब कमा रहे हैं, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार जैसे टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, पहले आप टैक्स देते थे, कुछ पैसा जेब में बचता था, रेट बढ़ा देगी, 10 लाख नहीं चेंज होंगे आपके पास जो बचत थी उसमें से कुछ हिस्सा आपको टैक्स की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो यही काम ये हुआ, पहले आप टी रुपए का टैक्स देते थे, अब टैक्स जो है आपका 19% बढ़ गया। दर शब्द हटा लेना यहां से, पहले टी रुपए देते थे, अब टी का 19% और देना पड़ेगा। ये पैसा आया कहां से, इनकम तो फिक्स है। इसका मतलब पहले आपकी जेब में एन रुपए बचते थे और इसने कह रखा शुद्ध आय में 1% की कमी हो गई, इसका मतलब एन में से एन का 1% घटाया। तो ये जो पैसा था सरकार ने क्या कहा, जेब में क्या करेगा, हमारे खजाने में डालो। तो सरकार के खजाने में आपने डाल दिया। कंक्लूजन क्या निकला भाई, टैक्स का जो 19% है वो असल में देखा जाए नेट इनकम का 1% है। एसएससी में तो ये बताते हैं कि सीधे सीधे सवाल समझ आ गया, तो इतनी सी बात थी। नेट इनकम 1% कम हुई, टैक्स 19% आपका ज्यादा जाने लग गया, दोनों चीजें आपकी इक्वल हैं। 16 जब आप करेंगे तो टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या होगी, 1/19, कि आदमी की जेब में 19 रुपए बचते हैं और आदमी ने 1 रुपए का टैक्स दिया। लेकिन पूछा क्या, इनकम टैक्स की रेट, आयकर की जो दर है, इनकम टैक्स किस पर लगेगा भाई, मैंने 50 लाख रुपए कमाए हैं तो उस 50 लाख रुपए पर लगेगा। तो आप क्या कह सकते हो, 1 रुपए का टैक्स लगा, 19 रुपए जेब में बच गए, इसका मतलब आपने कमाए कितने थे, 20 कमाए थे। 1/20 को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, रिजल्ट क्या आएगा, 5%। ठीक है, मेरे हिसाब से एग्जाम की अप्रोच यही होती है। ऊपर आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, यहां एक शब्द हटा लेना, आयकर की दर में 19% की वृद्धि नहीं, आयकर में 19% की वृद्धि, आप इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे। करवाया क्यों है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एसएससी के अंदर इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन का पार्ट होता, चाहे आप इसे परसेंटेज में डील कर दें, चाहे आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डील कर दें। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। चलो भाई, एक सवाल और देखना, सवाल नंबर आपका 252, सवाल नंबर 252।
क्वेश्चन नंबर 252। नया पैटर्न है, स्टार लगा लेना, इसका मतलब अच्छे से सीखनी है इस बात को। देखो इसने क्या कहा, 8 पेन और 5 किताबों का कुल क्रय मूल्य, 8 पेन है, 5 आपके पास बुक्स है, टोटल कॉस्ट प्राइस है 92 रुपीज। 5 पेन 8 किताबों का कुल मूल्य 77 रुपए। दूसरा केस दिया, 2 किताब और 3 पेन का कुल मूल्य ज्ञात करो। तो देखना 8 आपके पास क्या है पेन, एक पेन की कीमत मैंने P मानी, 8 पेन की कीमत होगी 8P। एक बुक की कीमत मैं B मान लेता हूं, 5 किताबों की कीमत क्या होगी 5B। एडिशन करोगे 92 रुपीज आएगा। बात नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है, 5 आपके पास पेन है प्लस 8 आपके पास बुक्स है, और इस बार जो सम है वो कितना आया 77 रुपए। ये वो सवाल है, एक कैटेगरी और भी बन जाती है, लेकिन इस कैटेगरी का विशेष आप ध्यान रखेंगे रेलवे के बच्चे, क्योंकि सबसे पहला चांस तो इसी पैटर्न का बनता पूछने का। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो 8 और 5 वाला जो पार्ट है ये आपस में इस टाइप की इक्वेशन में इंटरचेंज करके देता है। इंटरचेंज करके नहीं देगा तो इसका मतलब इसका समाधान आसान नहीं होगा। सरल करने का यही तरीका होगा, क्या कि इस ऊपर वाले को 8 से गुणा करो, नीचे वाले को 5 से गुणा कर दोगे, एक में से दूसरे को घटा दो। ठीक है, अगर आपको ये चीज मिले 8-8 हो रहा है इंटरचेंज, 5-5 इंटरचेंज हो रहा है, तो फायदा क्या है? फायदा ये है, देखना जरा, अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दें, अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दें तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पेन प्लस बुक इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 7 और 2 9, 9 और 7 16। 13 कितनी बार कटा 13 बार, 13 का स्क्वायर होता है। एक पेन और एक किताब की कीमत 13 रुपए आ गई। ठीक है, कुछ नहीं इक्वल कर रहे हम लोग इस पैटर्न में, कब? जब ये चीजें इंटरचेंज करके देता है। अब दूसरा क्या समाधान करोगे भाई? दूसरा समाधान ये करोगे, आप जैसे 92 है और 77, पहले में से आप दूसरे को लेस कर दो। 8 पेन में से 5 चले गए, कितने बचे 3 पेन। 5 बुक में से 8 बुक चली गई, माइनस की 3 बुक, 3 आप कॉमन ले लेते हो, यहां क्या आता है पेन माइनस बुक, बराबर 92 में से 77 को आप लेस कर देंगे तो आपके पास कितना बचा भाई, यहां से 15, कितना आ गया यहां से 5। अब कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई कि P प्लस बी को जोड़ा 13 आना चाहिए, P माइनस बी को जोड़ा 5 आना चाहिए। कॉमन सेंस क्या है भाई, पेन की वैल्यू 9 ज्यादा ही होगी बुक से, और बुक की वैल्यू कितनी 4। जस्टिफाई कर रहा है, नहीं जस्टिफाई कर रहा तो एक बार जोड़ के देख लो, दोनों को जोड़ोगे बुक से बुक कट गया, 2 बार पेन 13 और 5 18, पेन की कीमत आ जाएगी 18 बटा में दोनों, इसकी 9 तो इसकी 4, ऑटोमेटिक आ गई। अब आपसे जो पूछ रहा है क्या कह रहा है, 2 किताब, एक बुक की कीमत कितनी है 4 रुपए, और फिर कह रहा है 3 पेन, एक पेन की कीमत 9 रुपए। 27 में 8 जोड़ोगे, 8 7 15 35, ये रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये वो पैटर्न है जिसमें आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता जब चीजें आपकी इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी चलो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका और क्या होता है, किसी एक हिस्से को बराबर कर लो। ठीक है भाई, अब बराबर करना इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सी आपको समझदारी लगानी पड़ेगी। बराबर किसको करोगे, किताबों को बराबर कर ले तो ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा करो 8 से, नीचे वाले को 5 से, क्योंकि लघुत्तम जब आप लोगे 5 और 8 का 40 आएगा, 40 बनाना बेहतर होगा। गुणा करके पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को लेस करना है। तो ये देखो 40 बी तो कट गया, 8 गुणा 8 64, 64 आपके पास क्या आ गया पेन, माइनस 5 गुणा 5 25 पेन, और बराबर देखना 8 गुणा 2 16, 8 9 72 और 73, 7 5 35, 35 और 3 38। इसको सोल्व करोगे यहां से तो ये कितना आ गया भाई आपका 39 पेन इक्वल्स टू में। इसको फिर से सोल्व कर देते हैं, कितनी बार डिवीजन लेस हुआ
एक बार 8 और 5 आपका 13 और ये 3 और 4 351 लिखा जा सकता है। अब आपको पता रिजल्ट परफेक्ट आएगा तो इसका मतलब कटेगा। अगर 39 को 10 से करते हो तो कितना आता है 390। 9 से गुणा करें, 9 गुणा 9 81, 9 गुणा 3 27, 27 में 8 जोड़ा 35। इसका मतलब ये वैल्यू 9 बार कट गई। पेन की कीमत कितनी आ गई 9। सवाल अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। देखना इसकी कीमत, पेन की कीमत आ गई 9। 9 गुणा 8 72, इसमें से लेस कर दोगे 20 बचेगा। 5 बुक की कीमत 20, तो बुक की कीमत कितनी आ गई 4। अब आपसे क्या पूछ रहा था, 4 किताबें 8 रुपए की, 3 पेन 27 रुपए के, कुल कितना 35 रुपए। तो मैंने आपको एक बात समझाई कि एक संभावना ये होती है कि दोनों ही केसेस में जो पार्ट है संख्याओं के वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज हो जाते हैं तो ये मेथड जो आप बैलेंस करने वाला फॉलो करते हो इसकी नीड नहीं होती है। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, सीधे सीधे आ जाएगा। या फिर ये कह लें कि भाई बैलेंस करके करना चाहते हो, बिल्कुल बैलेंस वाला तरीका तो आपका हर जगह पर काम करेगा ही करेगा। चलिए भाई, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है, 1 आवर प्लस अपनी क्लास हो गई है। सेशन को यहीं तक रखते हैं। सवाल नंबर 252 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहे, तो देखो डिस्काउंट को यहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही कवर करेंगे। रीजन, प्योर डिस्काउंट के कुछ गिने चुने सवाल होते हैं, तो 10 से 15 सवाल हम लोग क्या कर दें, प्योर डिस्काउंट के कर दें। जैसे ही प्योर डिस्काउंट के 10 से 15 सवाल हो गए, फिर बाकी सवाल जो होंगे वो किसके साथ इंक्लूड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एक बात फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, अच्छे से नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज भी करें। पीडीएफ जितने शानदार पैटर्न में अपनी है, आपको पूरे यूट्यूब क्या कहीं पर भी वैसी पीडीएफ आज की डेट में नहीं मिलेगी कि सवाल भी सामने है, क्लिक करते ही वीडियो भी आपका उसी लेक्चर का तुरंत मिल जाता है। इससे बेहतर क्या चाहिए। डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप पर बिल्कुल मैं बहुत बार रिप्लाई भी करता हूं, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड करवा रहा है। 1.25 घंटे की क्लास है, 8 या 10 मिनट का तो मैं कहता नहीं कि कुछ एग्जाम रिलेटेड भी बात हमें करनी होती है। इधर उधर की बात मैं 1% भी नहीं करता जो आपकी पढ़ाई से हटके हो। ठीक है, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उतना तो पढ़े। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आपको डराने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इस लेवल के सवाल आ जाएंगे तो क्या होगा। इनका काम हमेशा डराना ही होता है, क्योंकि पढ़ाने वाली बात तो इनके पास होती नहीं है। तो सोचते हैं कि बच्चे को डराया जाए किसी नाम से। आप इतिहास उठा करके देख लो, रेलवे का जो भी एग्जाम जिस भी पैटर्न से होती है उसमें माइनर चेंज आना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि काया पलट हो जाए कि इस बार आपकी वैसी अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी जैसी सीजीएल में पूछी जाती है, ऐसा संभव नहीं है। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करें, अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट करें। अगर आपको ये लगता है सर वो वाली बात नहीं है तो एटलीस्ट आप सजेशन रखें अपने कि सर ऐसा सा सुधार कर दो, मैं इस स्तर का बच्चा हूं, मैंने सारी क्लासें देखी हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहा हूं। अगर हमें ये लगा कि बच्चे की जेन्युइन बात है, बिल्कुल उस चीज को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सुधार लेंगे। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।